देखिए, पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिटी लेवल तक पढ़ा था। कम्युनिटी में जो हमने पढ़ा था, देख रहा था कि एक किसी खास एरिया के अंदर एक से अधिक प्रकार के स्पीशीज प्रेजेंट थे, तो उसे हम कम्युनिटी कह पा रहे थे। देखिए, उसी बीच में हमने एक पैडी फील्ड में गया था और वहाँ पे एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात हो गया था, और वहाँ पे हमने देखा कि माइक्रोब्स के बारे में बतलाया जा रहा था कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम आया था ऑसिलिटोरिया। ये जो ऑसिलिटोरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं फ्री लिविंग के फॉर्म में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वहीं पे नॉस्टॉक और एनाबेना जो है, ये सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक, ये 2-3 बैक्टीरिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इससे आगे चलते हैं और हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इकोसिस्टम पे चलते हैं। चलिए, इकोसिस्टम। अब सवाल आता है, इकोसिस्टम किसे कहेंगे? इकोसिस्टम किसे कहेंगे? तो देखिए, इसको हम सीधा डिफाइन करेंगे। इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन जिस एरिया के अंदर होगा, उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। जिस एरिया के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों के बीच का इंटरेक्शन होगा, उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। अब आपका ध्यान इकोलॉजी का भी आ रहा होगा, जिस समय हम इकोलॉजी का डेफिनेशन दिए थे, कहे थे कि बायोटिक और एबायोटिक की स्टडी को हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, उसकी जो स्टडी हुई, उसी को हम इकोलॉजी कह रहे थे। पर बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन जिस किसी खास एरिया के अंदर हो रहा है, उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ही इकोलॉजी है? तो आज हम याद ये भी कर लेंगे कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम ही इकोलॉजी है। अब बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन जिस एरिया के अंदर हुआ, उसे हम इकोसिस्टम कहे। चलिए, अब एक इंटरेक्शन किस प्रकार से और कैसे हो रहा है, इसको जरा समझते हैं हम। तो दिन इकोसिस्टम में जाकर मान लेते हैं ये कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है। यदि ये कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो इसके अंदर क्या क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, या ऐसे समझिए, इसके अंदर क्या क्या होंगे? प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे और माइक्रोब्स होंगे। ये बायोटिक फैक्टर्स हुए। एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होंगे? टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर और एयर होंगे। टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर और एयर होंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स होंगे? यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एयर और वाटर होंगे। इसी प्रकार से कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, यहां पर भी बायोटिक फैक्टर्स जो होंगे, प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स होंगे, और एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एयर एंड वाटर होगा। ये 3 अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। अब आप बताइए कि क्या तीनों अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर्स अलग अलग हैं? बिल्कुल। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, यहाँ पे ग्रासेस होंगे और यहाँ पे ट्रीज होंगे। क्या यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स भी अलग अलग है? हाँ, यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे ग्रासेस है, तो यहाँ पे उतनी ज्यादा पानी नहीं, इतना ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर भी नहीं, यानी तीनों का एबायोटिक फैक्टर भी अलग अलग होगा। तो अब हम ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें ऐसे ख्याल रखना है, तीनों इकोसिस्टम में जैसा एबायोटिक फैक्टर्स होगा, तीनों के तीनों इकोसिस्टम में जैसा एबायोटिक फैक्टर होगा, वैसा ही बायोटिक फैक्टर्स होगा। अब जरा सोचिए ना कि कोई
पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो क्या पॉन्ड इकोसिस्टम का जो एबायोटिक फैक्टर है, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, क्या वही टेम्परेचर यहाँ का होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ का होगा? नहीं होगा। तो क्या टेम्परेचर अलग अलग है? अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो एबायोटिक फैक्टर्स अलग अलग हो गए। तो ध्यान रखेंगे, जैसा एबायोटिक फैक्टर्स वैसा ही बायोटिक फैक्टर्स होगा। जैसा एबायोटिक फैक्टर वैसा ही बायोटिक फैक्टर्स होंगे। इवन हम ये भी कहते हैं कि जैसा एबायोटिक फैक्टर्स वैसा प्लांट, जैसा प्लांट वैसा एनिमल, जैसा एनिमल वैसा माइक्रोब्स हो जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसको ऐसे समझे। अच्छा एक बात बतलाइए ना, जैसा हम बोलते हैं ना कि कोई डेजर्ट है, तो डेजर्ट में हमें क्या मिलेगा? कंगारू रैट्स मिलेंगे। ये खास बात है। डेजर्ट इकोसिस्टम है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, तो वहाँ पे हमें खास तरह का ही एनिमल मिले। कौन मिले? कंगारू रैट। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई चट्टान, चट्टान पे हमें क्या मिलेगा? लिथोस क्या मिलेगा? चट्टान के ऊपर लाइकेंस मिलेंगे। इसी प्रकार से प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स हमें एक्वाटिक में मिला रहा, एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स मिल रहे थे। चलिए अब थोड़ा हम इससे आगे चलते हैं, इसको और डिटेल करेंगे हम इकोसिस्टम को। फिलहाल इकोसिस्टम का ही एक बड़ा सिस्टम अगर हो, एक बड़ा इकोसिस्टम को ही हम बायोम कहते हैं। तो इकोसिस्टम का ही एक बड़ा फॉर्म अगर आ जाए तो उसे हम बायोम्स कहेंगे। इकोसिस्टम का ही एक बड़ा फॉर्म्स क्या होगा? मतलब ये कह सकते हैं कि लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम ही क्या है? लार्ज इकोसिस्टम्स क्या है? बायोम्स है। इससे आगे होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर के बारे में कहेंगे। बायो, यहाँ पे एक शब्द है बायो, मतलब जितने भी लिविंग हैं वो जितने भी लिविंग इस अर्थ पे मौजूद है वो सारे के सारे बायोस्फीयर में आ जाएंगे। जितने भी इकोसिस्टम, बायोम्स, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? बायोस्फीयर के अंदर आएंगे। इसीलिए नाम ही है ना बायोस्फीयर। बायो का मतलब ही है लिविंग। जितने भी लिविंग इस स्फीयर पे है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? बायोस्फीयर के अंदर आ जाएंगे। बायोस्फीयर को हम 3 रीडिंग में भी पढ़ लेते हैं। एक को कह लेते हैं एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और तीसरा अपना होता है लिथोस्फेयर। तीसरा होता है लिथोस्फेयर। ठीक है, इसको हम आगे और डील करेंगे। फिलहाल लेकिन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के बीच में एक और चीज आता है, वो आता है लैंडस्केप। अभी हम लैंडस्केप के बारे में समझेंगे। इकोसिस्टम क्या था? बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन जिस एरिया के अंदर हो रहा था उसे हम इकोसिस्टम के, जैसा जैसा एबायोटिक फैक्टर्स होगा वैसा वैसा बायोटिक फैक्टर्स होगा इकोसिस्टम के अंदर। ख्याल रखेंगे, एक बड़ा इकोसिस्टम को ही हम बायोम कहें, और जितने भी इकोसिस्टम है, बायोम्स है, कंप्लीट चीज अगर एक साथ आ जाए तो उसे हम बायोस्फीयर कहें। ठीक है, अब हम एक कह सकते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के बीच में, बायोस्फीयर के बीच में, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के बीच में हम एक अलग हेडिंग पढ़ सकते हैं, वो होता है लैंडस्केप। हालांकि लैंडस्केप बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें कि ये कोई इकोसिस्टम तो नहीं है, ये कोई एरिया है जिस एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है। मान लेते हैं कि कोई सैंड इकोसिस्टम है, कोई मार्सीलैंड इकोसिस्टम है, कोई मार्स इकोसिस्टम है, कहीं पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है,
और कहीं पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ठीक है, कहीं फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कहीं पे सैंड है और कहीं पे मार्सी एरिया है। ये डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम किसी माउंटेन से क्या है, सराउंडेड है, किसी माउंटेन से सराउंडेड है, तो इसी को हम लैंडस्केप कहेंगे। इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के बीच में एक हेडिंग में हम पढ़ सकते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप है ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज। क्या ये माउंटेन एक नेचुरल बाउंड्रीज है जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम को सराउंड कर रहा है? इसी को हम कहेंगे लैंडस्केप। अगर लिख भी दीजिएगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट group of different ecosystem surrounded by natural boundaries is called लैंडस्केप। अगर डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम किसी नेचुरल बाउंड्रीज से सराउंडेड हो तो उसे हम लैंडस्केप कहेंगे। ओके, नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक। थोड़ा टाइम भी दिया जाना चाहिए। अब जो है इकोलॉजी का दो पार्ट दिया गया है। इकोलॉजी का दो पार्ट दिया गया है। इकोलॉजी का दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। क्या क्या भाई? एक ऑटो इकोलॉजी और दूसरा शिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। क्या होता है ऑटो इकोलॉजी? अगर हमारा स्पेसिस एक है, अगर हम एक स्पेसिस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एक स्पेसिस और उसके एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसे ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। और एक से अधिक प्रकार के स्पेसिस और उसके एनवायरनमेंट के बीच के स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम सिन इकोलॉजी कहेंगे। ऑटो इकोलॉजी अगर सिंगल स्पेसिस है, सिंगल स्पेसिस, अरे सिंगल स्पेसिस और उसके इन्वायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन का स्टडी अगर है तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। क्या ऑटो इकोलॉजी के अंदर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का पॉपुलेशन ही तो है? क्या पॉपुलेशन के अंदर भी हम एक ही स्पेसिस के बारे में अध्ययन कर रहे थे? पॉपुलेशन में भी क्या हम एक ही, हमारा जो स्टडी था केवल और केवल एक स्पेसिस पे ही था, तो इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कह सकते हैं। बिल्कुल, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कह सकते हैं। क्या इसे एक ही स्पेसिस है तो क्या इसे हम स्पेसिस इकोलॉजी भी कह लें? बिल्कुल, स्पेसिस इकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल स्पेसिस और उसके एनवायरनमेंट के बीच का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी के अंदर स्पेसिस इकोलॉजी कह सकते हैं, या पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी कह लेंगे।
सिन इकोलॉजी, जब एक से अधिक मोर देन वन स्पेसिस, मोर देन वन स्पेसिस और उसका इन्वायरमेंट के बीच का अगर इंट्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं तो क्या उसे हम सिन इकोलॉजी के अंदर रखेंगे। सिन इकोलॉजी में एक से अधिक स्पेसिस आ रहे हैं तो क्या इसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी कर सकते हैं। क्या ये कम्युनिटी का बेसिकली अध्ययन है, तो यहाँ पे हम कम्युनिटी लेवल का जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम सिन इकोलॉजी के अंदर रखेंगे। ठीक है, लिखिए जरा, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोनों। मान लेते हैं कि कोई ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट केवल ह्यूमन के ऊपर है तो क्या उसे हम ऑटो इकोलॉजी के अंदर रखें। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन, केवल ह्यूमन के ऊपर अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, अगर ह्यूमन के ऊपर केवल ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है तो क्या उसे हम ऑटो इकोलॉजी कह देंगे। और अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, इसे हो क्या गया भाई, अगर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड पे है ना, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अगर लिविंग वर्ल्ड पे है या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर है तो क्या उसे हम सिन इकोलॉजी कहेंगे। अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, केवल एक ही आएंगे, बहुत सारे आएंगे, तो उसे हम सिन इकोलॉजी के अंदर रखेंगे। जबकि केवल ह्यूमन का केवल एक ही स्पेसिस है ना ह्यूमन, तो केवल अगर हम एक स्पेसिस को लेके चल रहे हैं तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी के अंदर रखेंगे। ओके ना, अब हमारा स्टडी चलेगा, फिर से हम आएंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर में और सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत कुछ हम पढ़े हैं, कुछ चीजें और पढ़े। अगर हमारा स्टडी ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी है, ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे हम अध्ययन कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स पर अध्ययन कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं या रहने जाएंगे, सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को अपना फिजियोलॉजी मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं रह रहे हैं या कहीं जाएंगे तो उसको सबसे पहले अपना फिजियोलॉजी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी हॉट रूम के अंदर गए तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या वहां पे आपके पसीने निकलने लगते हैं, तो वो आपकी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर रहा है।
या आप किसी ठंड रूम में जाएंगे तो आप सेविंग करने लगेंगे, तो वो आपकी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि यहाँ पे फ्रेश वाटर है और यहाँ पे मेराइन वाटर है, ठीक है। फ्रेश वाटर का एक ऐसी फिश है जो प्रीडेटर है, यहाँ पे एक प्रीडेटर है, और यहाँ ये प्रीडेटर यहाँ पे कोई है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ए मान लेते हैं जो कि प्रीडेटर है। ये प्रीडेटर है फ्रेश वाटर में, कैसे नहीं कैसे ये मेराइन वाटर के अंदर गया। जैसे ही ये मेराइन वाटर में जाएगा, क्या ये प्रीडेटर अपने परी को पकड़ना शुरू कर देगा? नहीं। जैसे ही ये जाएगा तो इसके लिए एक नया इन्वायरमेंट हो गया। नया इन्वायरमेंट हुआ तो ये जो प्रीडेटर ए नाम का है, ये सबसे पहले अपने फिजियोलॉजी को मेंटेन करेगा, और अपने फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए क्या उसको अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये अपने फिजियोलॉजी को मेराइन वाटर के अंदर मेंटेन करेंगे, उसके बाद वो फिर प्रीडेटर का काम करेंगे। ये आप ऑर्गेनिज्म में ध्यान रखेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म है पहले अपने फिजियोलॉजी को मेंटेन करेंगे, यानी ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में सबसे पहले हमको उसके फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के बारे में समझना होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले अपने फिजियोलॉजी को मेंटेन करेंगे, उसके बाद वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक। इट्स ओके। नाउ वी मूव टू ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा जो है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बाद बाकी ऑर्गेनिज्म में हम बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, नहीं होंगे, कैसे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमने बोला था कि एक ही प्रकार के स्पेसिस किसी खास एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन को हम थोड़ा समझते हैं। और मान लीजिए कि ये कोई एरिया है और ये कोई एरिया है, यहाँ पे ए नाम का स्पेसिस है। बेसिकली इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, बाद बाकी इसका बहुत डिटेल्स हम डेमोग्राफी के अंदर देखेंगे। ये यहाँ पर भी, अब ये जो ए है ना, ये प्लेन के अंदर है ये पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन हिल्स पर है। ये प्लेन एरिया है और ये हिल्स एरिया है, ठीक है। दोनों ही जगह एक ही नाम के पॉपुलेशन है, लेकिन एक प्लेन में रहता है और एक हिल्स के ऊपर रहता है। ये यहाँ का लोकल पॉपुलेशन है, ये यहाँ के लोकल पॉपुलेशन है। ये भी यहाँ का लोकल। अच्छा, लोकल पॉपुलेशन किसे कहेंगे? जो जनरेशन वाइज पॉपुलेशन है ना, पहले जनरेशन, दूसरे जनरेशन, यानी जनरेशन वाइज पॉपुलेशन जो है उसे हम लोकल पॉपुलेशन कहेंगे। इसी को डेम्स के नाम से भी पुकारा जाता है, कहीं कहीं याद रखेंगे, डेम्स के नाम से भी पुकार लिया जाता है। तो यहाँ पे ए और ए, ये प्लेन और ये हिल्स, ये आपस में एक दूसरे से अभी मिले जुले नहीं है, लेकिन फिलहाल हम ये ध्यान रखेंगे एक ही प्रकार के पॉपुलेशन कोई प्लेन के अंदर है, कोई हिल्स के अंदर है, लेकिन स्पेसिस एक ही होना चाहिए। ये नहीं एक स्पेसिस डिफरेंट हो जाए, स्पेसिस एक ही होंगे। एक किसी प्लेन एरिया के अंदर है, एक किसी हिल्स एरिया के अंदर है, दोनों ही वहां के लोकल पॉपुलेशन है, दोनों ही वहां के लोकल पॉपुलेशंस हैं। तो इसे हम आपस में कहेंगे सिस्टर पॉपुलेशन। क्या कहेंगे? सिस्टर पॉपुलेशन। ऐसे पॉपुलेशन जो किसी प्लेन एरिया में है, वहीं पे दूसरा कहाँ है? हिल्स एरिया के अंदर है। इस दोनों को आपस में हम कहेंगे सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है, सिस्टर पॉपुलेशन कहेंगे। ओके, अब हम मेटा पॉपुलेशन पर चलते हैं।
ठीक है, मेटा पॉपुलेशन। ओके, नाउ मेटा पॉपुलेशन। देखिए मेटा पॉपुलेशन, देखिए मेटा पॉपुलेशन में हम ज्यादा अंतर नहीं कुछ करेंगे। ये कोई पॉपुलेशन है ए नाम का, ठीक, ये कहाँ पे है, बोलिएगा प्लेन्स के ऊपर है। ये एक है ए नाम का पॉपुलेशन, ये कहाँ है भाई, ये हिल्स के ऊपर है। ये दोनों आपस में एक ही प्रकार के सॉरी एक मिनट, ये पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ, कुछ पॉपुलेशन इधर से इधर गए और कुछ इधर से इधर आए। इसको हम ऐसे कहते हैं, a set of local population which is interconnected by dispersing organism. A set of local population which are interconnected by dispersing organism. ये आपस में interconnected है। कैसे, ये कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से यहाँ आए और कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से यहाँ आए। इसे हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर, क्या यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। बिल्कुल जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर यहाँ पे चेंज आएगा। देखिए ये यहाँ प्लेन एरिया अभी भी है, ये यहाँ पे हिल्स एरिया है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय डिस्पर्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपस में जो अब कहलाएंगे वो अब मेटा पॉपुलेशन कहलाएंगे। मेटा पॉपुलेशन कह रहे हैं क्योंकि यहाँ का भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और यहाँ का भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो किसी प्लेन, और यहाँ का ये लोकल पॉपुलेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ये लोकल पॉपुलेशन है, लेकिन इस लोकल पॉपुलेशन में कोई अदर पॉपुलेशन आ गया। इसके भी लोकल पॉपुलेशन के अंदर कोई प्लेन एरिया के चले गए और प्लेन एरिया में कोई हिल्स एरिया के चले आए। यहाँ पे ये यहाँ का क्या है, लोकल पॉपुलेशन है, जनरेशन वाइज पॉपुलेशन, लॉन्ग टाइम का है ना, लंबे समय तक लोकल पॉपुलेशन ये भी यहाँ का, ठीक है। बट इस एरिया के कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ आए और इस एरिया के कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ गए, तो ये आपस में मेटा पॉपुलेशन कहलाए। अब आता है कि क्या सारे के सारे मेटा पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन हो सकते हैं? नहीं, सारे के सारे मेटा पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन नहीं हो सकते। हो सकता है इनके बीच में बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल बैरियर हो, कभी भी एक प्लेन के एक प्लेस का पॉपुलेशन दूसरे प्लेस जा ही नहीं सकता। यानी मान लीजिए प्लेन और हिल्स में बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल सेपरेशन हो कि ये दोनों आपस में कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, तो क्या ये सारे के सारा मेटा पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन होंगे? नहीं। हाँ, लेकिन ये पूछ लिया जाए क्या जितने भी मेटा पॉपुलेशन है वो सिस्टर है? ऑल मेटा पॉपुलेशन और सिस्टर पॉपुलेशन, लेकिन सारे के सारे सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन नहीं होंगे। फिर से एक बार फिर से समझ लेंगे, हिल्स है और प्लेन है, तो ये आपस में क्या सिस्टर पॉपुलेशन है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा सेपरेट है, एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, तो क्या वो मेटा पॉपुलेशन होंगे? नहीं होंगे। तो हम ये याद रखेंगे कि जितने भी मेटा पॉपुलेशन है वो तो सिस्टर पॉपुलेशन होंगे, पर सारे के सारे सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन नहीं होंगे। फिर से, जितने भी मेटा पॉपुलेशन है वो सिस्टर पॉपुलेशन तो होंगे, जितने भी मेटा पॉपुलेशन है वो सिस्टर पॉपुलेशन तो होंगे, लेकिन क्या सारे के सारे सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन होंगे? नहीं। सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन तब हो जाते हैं जब ऑर्गेनिज्म में डिस्पर्सन होता है, ठीक। अगर हम मेटा पॉपुलेशन लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, a set of local population which are interconnected by dispersing organism। डिस्पर्सिंग ऑर्गेनिज्म के कारण से इंटरकनेक्टेड अगर हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? मेटा पॉपुलेशन कहेंगे।
नोट्स करिए इसको, आगे चलते हैं। इसको क्लोज करें यहीं पे और पढ़ाई। अब हम चलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, देखिए एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। एंडेमिक स्पीसीज ऐसा स्पीसीज जो किसी खास एरिया के अंदर ही मिले, ऐसा स्पीसीज जो किसी खास एरिया के अंदर ही मिले उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे कंगारू आपको केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिलेगा, कंगारू केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिलेगा। कीवी जो केवल आपको न्यूजीलैंड के अंदर ही मिलेगा, मेटासिक्वा चाइना वैली के अंदर ही मिलेगा। तो जब भी आप एंडेमिक स्पीसीज का बात करिएगा, एंडेमिक स्पीसीज ऐसा स्पीसीज जो किसी खास एरिया के अंदर मिलेगा उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। क्या एंडेमिक स्पीसीज का नंबर कम होगा? बिल्कुल, एंडेमिक स्पीसीज वर्ल्ड वाइड नहीं होते, किसी खास एरिया के अंदर ही मिलेंगे तो उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। एंडेमिक स्पीसीज के नंबर्स क्या होंगे? कम होंगे, किसी खास एरिया के अंदर ही मिलेंगे तो इसका एक्सटेंट होने का भी चांस ज्यादा रहेगा। मान लीजिए कि अगर कंगारू ऑस्ट्रेलिया से गया तो क्या पूरे पृथ्वी से गया? तो इसका एक्सटेंशन का चांस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब इसको हम कुछ और भी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया, क्या किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर ही मिलेंगे? पहली बात। दूसरी बात, फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया, इनके नंबर्स जो होंगे, नंबर क्या होंगे? कम होंगे, कम होंगे। चांस ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा? चांस ऑफ एक्सटेंशन मोर, ज्यादा होगा। चांस ऑफ एक्सटेंशन ज्यादा होगा। चांस ऑफ एक्सटेंशन को फिर से समझेंगे। अगर मान लीजिए कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया से गया तो क्या पूरा पृथ्वी से चला गया ना? तो पूरे पृथ्वी से चला गया तो इसका चांस ऑफ एक्सटेंशन ज्यादा हुआ। अब इसके एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल हम समझेंगे क्या? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी कंगारू, कंगारू जो है वो क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेंगे। इसी तरह जो कीवी है क्या ये न्यूजीलैंड के अंदर मिलता है? आई थिंक आई होना चाहिए, लिख लेना भाई। न्यूजीलैंड, कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अंदर और मेटासिक्वा मेटासिक्वा जो होता है, मेटासिक्वा वो चाइना वैली के अंदर, मेटासिक्वा जो होता है वो चाइना वैली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये एंडेमिक स्पीसीज बन कैसे जाते हैं जरा समझते हैं इसको भी। देखिए ये क्या है? समुद्र है, सी है, यहाँ पे कोई जोन है और क्या हुआ? किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि ये दो जोन में बट गए, ये जोन और ये बी जोन। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ पे एक बड़ा ज्योग्राफिकल सेपरेशन आ गया जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। ठीक है, तो इसके कारण से एक यहाँ का जो इन्वायरमेंट बना वो अलग इन्वायरमेंट बना और यहाँ का एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सो अलग इन्वायरमेंट।
पहले भी यहाँ पे कुछ मतलब सेम स्पेसिस, मान लीजिए कुछ एक्स नाम का स्पेसिस यहाँ पहले भी था, मतलब इस कंप्लीट एरिया के अंदर ये स्पेसिस थे, पर आफ्टर द लार्ज ज्योग्राफिकल सेपरेशन या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण दोनों जगह के इन्वायरमेंट अलग अलग हो गए। इसी को कहा जाए, अगर पूछ लिया जाए ना आपको कि इंडेमिक स्पेसिस को जन्म देने मतलब होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कहेंगे कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। अब कुछ इन्वायरमेंट ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये स्पेसिस सर्वाइव नहीं कर पाया, पर यहाँ पे सर्वाइव कर गए, तो ये केवल और केवल इस एरिया में ही किए, तो ये यहाँ का क्या हो गया, एंडेमिक स्पेसिस हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे कीस्टोन स्पेसिस के ऊपर, पर आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेगमेंट में हम कीस्टोन स्पेसिस से आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।